स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। कल हम पढ़ रहे थे वर्णमाला वर्णमाला का भाग 1। वर्णमाला का जो पहला भाग है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें जो है वर्णमाला से संबंधित हम 500 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं। इनमें से लगभग हम लोग जो पहला भाग था उसमें कल हम 20 प्रश्न तक हल कर लिए थे। कि जो है 20 प्रश्न हल कर लिए, उसके आगे हम देखते हैं और आगे वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। हमारा जो 21वां प्रश्न है वह है वह है कि त्र में कौन से व्यंजन हैं। त्र में कौन कौन से व्यंजन है, मतलब जैसे कि हमारा होता है संयुक्त स्वर और एक होता है संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर। तो ये तो संयुक्त यहाँ पर पूछा है कि व्यंजन के बारे में, तो हम लोग व्यंजन में देखेंगे। तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं चार हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। इसमें जैसे पहला है अक्ष, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। ये हुआ हमारा 4 जो है सो संयुक्त व्यंजन। और इसमें पूछ रहा है कि त्र कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे त्र जो है वह, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हलंत लगना चाहिए सब में जो भी बनेगा। देखिए त और र 2 वर्णों से मिलकर बना है। त और र 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। तो इसका जो पहला है उत्तर सही है। ट और र ये नहीं मिलते हैं, इनसे भी संयुक्त व्यंजन नहीं बनता है और इनसे भी संयुक्त व्यंजन नहीं बनता है। तो जो है यहाँ पे पहला है त और र, तो हो जाएगा त्र। अगला देखते हैं। अगला हमारा है 22वां प्रश्न है कि ज्ञ, वही सेम प्रश्न है जो 4 संयुक्त व्यंजन है उन्हीं से प्रश्न चल रहा है। किन वर्णों से मिलकर बना है? ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हलंत लगाना। ज्ञ तो हम एक बार बता देते हैं आपको कि जो है पहला है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 हो गए। इनमें से पहला देखते हैं, छ बनता है क और स से। उसके बाद दूसरा है त और र से। तीसरा है ज और य से बनता है न। और उसके बाद अगला है स और र। ये 4 व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि यहाँ पर एक प्रश्न अभी से पहले तो र के मिल से बना है और यहाँ पूछा है ज्ञ, मतलब ज और ये वाला जो हमारा पहला उत्तर है वो सही है, बाकी उत्तर गलत है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि क से स्टार्ट होता है, तो पहला व्यंजन कौन सा होगा? क। दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि 24वां प्रश्न है कि ए किस प्रकार का स्वर है? ए किस प्रकार का स्वर है? देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और नासिक के व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। तो इन्हीं तीनों में से देखना है। तो ह्रस्व स्वर होता है अ, हर्षी ई, अ हो गया। उसके बाद हर्षी ई, हर्षु उ और रे। और उसके बाद दीर्घ में होता है आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये हो गया। संयुक्त में होता है ए, आई, ओ और औ, ये होता है 4 संयुक्त व्यंजन। तो पूछ रहा है ए किस प्रकार का व्यंजन है? तो ए किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अगला है औ किस स्वर का उदाहरण है? औ किस स्वर का उदाहरण है? तो अभी हमने बताया है, उसमें देखिए कि इसमें आएगा नहीं, इसमें दीर्घ में आता नहीं है, और किसमें है? संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। उसके बाद अगला है
26वां प्रश्न है कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है या कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर हमने बताया है कि छ, त्र, ज्ञ और स्र 4, तो इनकी संख्या कितनी होगी 4। अगला जो प्रश्न है, ऐ किससे बना हुआ है, ऐ किससे बना हुआ है, और उसके बाद अगला है औ किससे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अ और ई हर्षी रहे या दीर्घी रहे, उसके साथ यहाँ पे भी देख लेते हैं आ रहे चाहे अ रहे, इन दोनों के मिलने से बनता है ए, और इन दोनों के मिलने से ए बनता है। और ऐ बनने के लिए अ रहे या आ रहे, उसमें जुड़ेगा ए जुड़ेगा या ऐ रहेगा, इन दोनों के मिलने से बनता है ऐ। ये हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसका उत्तर होगा अ प्लस ऐ। अगला है, देखिए हल करते रहिए। हमारा जो सीरीज है वह लगभग 500 प्रश्न हैं इसमें, पूरे वर्णमाला से कहीं से जहां से भी प्रश्न बन सकते थे वहां से हमने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। 500 प्रश्न हैं इसमें, 500 प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो वर्णमाला में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला है औ किससे बना हुआ है। तो अभी हमने बताया कि ए यहाँ पर अ और ओ से क्या बनता है, औ बनता है। देखिए यहाँ पर अ और ओ से औ बनता है, तो इसका उत्तर होगा बी। बी सही हुआ। अगला है कि हलंत का प्रयोग किस लिए होता है। हलंत का प्रयोग किस लिए होता है, तो देखिए व्यंजनों को जो भी आधा करना होगा, जैसे हम लिख रहे हैं क हो गया, तो क में जैसे ही हलंत लगाएंगे तो फिर अ अलग हो जाता है, ये अ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये अ हट जाएगा। तो इसको जब भी इसका उच्चारण होगा तेजी से हम लोग उसका उच्चारण क क क अ क इस तरह से उच्चारण होता है, ये बिना स्वर रहित व्यंजन का। अगर हम इसमें स्वर जोड़ दिए हैं तो स्वर जोड़ने के बाद यह क अदर आराम से इसका उच्चारण होना चाहिए। तो ये किस लिए होता है, व्यंजनों को आधा करने के लिए, स्वर दिखाने के लिए, मात्रा हटाने के लिए, व्यंजनों को आधा करने के लिए, उच्चारण बदलने के लिए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे व्यंजनों को आधा करने के लिए भी किया जाता है, और स्वर दिखाने के लिए। स्वर दिखाने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वर पता चले कि इसमें स्वर है कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोला जाए वो क्या होता है, वह व्यंजन होता है। तो ये भी हो गया। और मात्रा हटाने के लिए तो इसमें ये होगा नहीं, इन दोनों में से दोनों काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है सो प्रयोग होता है व्यंजनों को आधा करने के लिए। जैसे हम लिख रहे हैं कर, क र। नहीं, दूसरा एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि आधा व्यंजन जिस भी विद्यालय हो गया। विद्यालय में अब देखिए विद्यालय का जो है वर्ग विच्छेद करते हैं, तो वह हो गया, फिर हर्षी ई हो गया, हर्षी ई हो गया, फिर वह हो गया, हर्षी हो गया, फिर द हो जाएगा, फिर य हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा, और उसके बाद ल में अ, फिर य में अ, ई। तो 1 2 3 4 व्यंजन इसमें हैं। तो व्यंजन को इसमें अगर व्यंजन हटा देते हैं स्वर दिखाने के लिए, तो स्वर इसमें है, ये दिखाने के लिए स्वर भी है, और दूसरा व्यंजनों को आधा करने के लिए, तो कोई भी व्यंजन को हम आधा कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आ भी गया कि विद्यालय शब्द में कितने स्वर हैं। देखिए यहाँ पे जो स्वर को हटाया गया है, इसको आधा किया गया है, इस व्यंजन को आधा करने के लिए हलंत का प्रयोग हुआ है कि स और व अर। तो इस व्यंजन को आधा करने के लिए स्वर, ऐसे स्वर अगर ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, और ये वाले लिखते हैं तो भी सही है। तो व्यंजनों को आधा करने के लिए यहाँ पर विद्यालय शब्द में कितने स्वर हैं, तो अभी हमने बताया है कि कितने स्वर हैं विद्यालय में, 4। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है कि कर्म में र क्या है, कर्म में र क्या है। तो पहला इसमें जो नहीं हो रहा है उसको देख लेते हैं कि ये पुट व्यंजन
र हलंत लगा हुआ है तो क्या है? अर्ध व्यंजन। क्या है? अर्ध व्यंजन। मात्रा है नहीं, स्वर है नहीं और पूर्ण व्यंजन है नहीं। हलंत अगर लग गया जी किसी विवर में तो वो क्या हो जाता है? अर्ध व्यंजन हो जाता है या स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स किस वर्ग का व्यंजन है? स किस वर्ग का व्यंजन है? देखिए ये सब में नहीं आता है, इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग आता है, तो इसमें नहीं होता है क्योंकि क से लेके म तक ये स्पर्श व्यंजन है और इसमें केवल 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्णों के बाद उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद आता है उसमें व्यंजन। इसमें 4 होते हैं, ये वाला और उसके बाद इसमें होते हैं उसमें में स और ह। तो यहाँ पे पूछा है कि तालव्य स जो है कि किस व्यंजन में आता है? तो किस में आता है? उसमें में। अगला है, अगला जो हमारा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग है, तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो इसमें जो है मूर्धा, इस स का जो है सो तीनों स, फिर मूर्धन्य स और फिर दंत स, तीनों स। मूर्धा हम बोलते हैं ना, मूर्धन्य स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य से बोलते हैं। और मूर्धन्य स का मतलब क्या हुआ? मूर्धा से ही बना है मूर्धन्य। तो इसका ये जो है सो उसका सारा स्थान, स का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अगला है कि प का उच्चारण स्थान है, प का उच्चारण स्थान है। अब प देखिए यहाँ पे ई कंठ, तालु, मूर्धा, दंत नहीं दिया है, वो 4 हमारे पास विकल्प हैं। इन चारों में से एक है कंठ से उच्चारण होता है, क से लेके अंग तक। और जो प का उच्चारण होगा वो प, फ, ब, भ, म, देखिए इसका उच्चारण होता है ओठ से। अंतिम जो है ओठ वाला अंतिम जो हमारा वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यही प वर्ग ओठ से उच्चारण होता है, तो इसका जो है सो उचित उत्तर क्या है? ओष्ठ। अगला है कि क का उच्चारण स्थान है, क का उच्चारण स्थान है। अब क का निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण स्थान है ये बताएंगे। तो बार बार एक ही चीज को जो है सो देखिए, कहीं से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीका से आप उस प्रश्न को छोड़ा गया है। यहाँ पे किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं, हर तरह से जिस तरह से प्रश्न बन सकता है उस तरह से प्रश्न बनाया गया है। तो क का उच्चारण स्थान, तो क वर्ग है और क का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ। क से कंठ और क से वर्ग का उच्चारण स्थान। अगला है कि तालव्य। अगला है कि इसको ऊपर कर लेते हैं। अगला है कि तालव्य व्यंजन के कौन से हैं? तालव्य व्यंजन कौन से हैं? मतलब कि जो कंठ, तालु, कंठ, क से कंठ, तालु, मूर्धा और एक दंत से फिर ओठ से। तो यहाँ पे तालव्य मतलब दूसरा जो होता है कंठ, पहला हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 4 हुआ हमारा उच्चारण स्थान। और इन चारों को जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं केवल उनका नाम है। स्पर्श व्यंजन में और भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज से दिया गया है कि 5-5 करके, उस हिसाब से यहाँ पे जो है चार्ट बना हुआ है। तो तालव्य का होता है कंठ के बाद क्या आता है? तालु। और क से दूसरा वर्ग क्या आता है? क के बाद च वर्ग। तो इसका उदाहरण क्या होगा? च वर्ग। अगला है मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? मतलब मूर्धा। देखिए पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो पहला है क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो मूर्धा पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। ये हुआ। तो इसमें से आप आसानी से देख पाएंगे कि मूर्धन्य
व्यंजन कौन से हैं, तो कौन सा हुआ मूर्धा से उच्चारण ट, तो ट वर्ग दिया है, तो ट वर्ग इसका उत्तर सही हुआ। अगला है कि दंत व्यंजन कौन से हैं, तो अभी हमने उस आप चार्ट को देखिए और देखिए कि दंत में है त वर्ग, दंत में क्या है त वर्ग, प वर्ग होगा, क वर्ग होगा नहीं, च वर्ग होगा नहीं, प वर्ग होगा नहीं, तो क्या होगा त वर्ग। अगला है कि ओष्ठ व्यंजन कौन से है, तो अभी आपने देखा कि प वाला जो था वो क्या था, प वाला ही ओष्ठ वर्ग था, तो प वाला क्या हो जाएगा ओष्ठ वर्ग। उसके बाद अगला है अंग का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है, अंग का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है, तो शब्द के अंत में नहीं होता है, शब्द यहाँ पे दिया है संयुक्त शब्दों में, हाँ संयुक्त शब्दों में होता है, जैसे लिखा हुआ है गंगा। देखिए फिर से इस प्रश्न को देखिए कि प्रश्न है कि अंग का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है, अंग का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है, तो शब्द के अंत में होता है, दूसरा है स्वतंत्र रूप में होता है, तीसरा होता है संयुक्त शब्दों में होता है, या कभी नहीं होता है। तो कभी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बोलने का कभी उपयोग नहीं हो, तो ये वाला खत्म हो गया, इसका काम खत्म, 3 बचा हुआ है। तो ये भी समझ, इसमें यह है कि अंगों का प्रयोग कभी भी शब्द के अंत में नहीं होता है और ना ही इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। अब बच गया कि संयुक्त रूप से, यहाँ पे बच गया क्या संयुक्त रूप से, तो यहाँ पे अंगों का प्रयोग कैसे होता है, संयुक्त रूप से होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे है कि जैसे गंगा लिखा हुआ है, गंगा लिखा हुआ है, तो गंगा में जो है सो इसका प्रयोग हुआ है, और हमने आपको बताया एक बार पिछले क्लास में हमने बताया था कि इस जो है अनुस्वार का प्रयोग गंगा, अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार में जो भी पहला वर्ण होता है उसके दूसरे वर्ण के पंचमा अक्षर में इस जो है अनुस्वार को माना जाता है। कोई भी शब्द का जिस पर अनुस्वार लगा हो, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी शब्द का जिस पे अनुस्वार लगा हो वह उसके बाद वाला वर्ण का पंचमा अक्षर इस अनुस्वार को माना जाता है। देखिए यहाँ पे इसका ग का पांचवा अक्षर क्या हो, पांचवा वर्ण क्या होगा अंग, तो यहाँ पे ग हो गया, और फिर ग लिखने के बाद हम लोग अंग लिखेंगे और फिर गा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन के रूप में। देखिए आधा यहाँ पे प्रयोग हुआ संयुक्त शब्दों को, संयुक्त शब्दों में इसका क्या होता है प्रयोग होता है। यहाँ पे ऐसे जैसे हम लगा दिए अनुस्वार हो गया और गंगा हमारा तैयार हो गया। अगला है कि न किस प्रायः किसके साथ आता है, किसके साथ आता है, तो क वर्ग में नहीं आता है, क वर्ग में क्या आता है अंग आता है, और च वर्ग में न आता है, तो किस में आता है च वर्ग में। अगला देखते हैं, अगला है कि र किस वर्ग का नासिक्य है, किस वर्ग का नासिक्य है, मतलब अनुनासिक में भी इसको अनुनासिक कहिए, नासिक कहिए, पंचमा अक्षर कहिए, इसको सब ये तीनों नाम है इसी का। तो यहाँ पे है पहला में त वर्ग में आएगा कि ट वर्ग में आएगा, क वर्ग में आएगा, प वर्ग में, तो क वर्ग में पहले तो नहीं आएगा। उसके बाद प वर्ग का होता है अंतिम म होता है, उसके बाद त वर्ग का अंतिम जो होता है पंचमा अक्षर न होता है, और उसके बाद ट वर्ग का अंतिम अक्षर ड़ होता है। तो ये किसमें होगा, ये हो जाएगा ट वर्ग में। अगला देखते हैं, अगला है कि न किस वर्ग का नासिक्य है, तो अभी हमने बताया है न किसका है, तो त वर्ग का, न किसका है त वर्ग का, इसका है नहीं, इसका ग है, इसका न है, और त का क्या हो जाएगा अभी आपने पीछे देखा है र, और इसका हो जाएगा न, और एक व्यंजन है प वर्ग, प का होता है म। अगला देखिए वही प्रश्न, सेम प्रश्न आ गया कि म किस वर्ग का नासिक्य है, न किस वर्ग का नासिक्य है, तो इसमें है क त प च, तो इसमें देखिए अभी हमने बताया भी है कि प वर्ग का अंतिम जो है सो पंचमा अक्षर म होता है। अगला देखिए
अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही जो है सो वर्णों के व्यंजनों के हिसाब से जो व्यंजन के प्रकार हैं चारों इसमें शामिल कर दिया गया है। पहला जो प्रकार होता है वह स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन या उष्म व्यंजन और चौथा होता है संयुक्त और पांचवा होता है प्लुप्त। तो यहाँ पे जो है यह वर्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन होंगे नहीं, नासिक होंगे नहीं, नासिक 5 ही होते हैं। उसके बाद अंतस्थ और उष्म, तो अंतस्थ तो होगा ही होगा, ये होगा इसका उत्तर अंतस्थ। और उसमें आते हैं स, स और हा, ये चारों आते हैं उसमें, और ये हुआ इसका उत्तर होगा अंतस्थ व्यंजन। अगला देखते हैं, अगला है कि स, ये दंत स किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये किसका है? उसमें भी हमने आपको पीछे बताया था कि किसका है उदाहरण, उष्म व्यंजन का। अगला है